नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। एक मुहावरा या जुमला हम सब की ज़ुबान पर अक्सर चढ़ा रहता है और हम बेबस या लाचार होने पर कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? मजबूरी के लिए महात्मा गांधी का ही नाम क्यों लिया जाता है? दरअसल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण लोगों में शायद ही किसी ने मजबूरी में इतने निर्णय लिए हों जितने गांधी ने लिए। आज वो देश की मजबूरी बन गए हैं। जब जिंदा थे तो कुछ लोगों को उन्हें मारने पर मजबूर होना पड़ा और मर गए तो अब उन्हें जिलाए रखने पर मजबूर हैं। कांग्रेसियों के लिए तो गांधी स्थायी मजबूरी बन चुके हैं। आखिर उन्हीं के कंधों पर लद कर वे सत्ता के गलियारों में जाते हैं। सत्ता से बाहर रहने पर उन्हें गांधी ज़्यादा याद आते हैं, वरना तो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी से काम चल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि गांधी कब, कहाँ और क्यों मजबूर हुए, जिसके कारण यह मुहावरा चल पड़ा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सबसे पहली घटना है साउथ अफ्रीका की। 1905-1906 की बात है। एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे, दादा अब्दुल्ला। वो अफ्रीका में बिजनेस करते थे, जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने गांधी से कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ और यहाँ हमारा केस लड़ो। गांधी की हालत भारत में बहुत ख़राब थी, उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा था। तो अब्दुल्ला ने टिकट भेजा और गांधी साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़े। ट्रेन में फर्स्ट क्लास में के डिब्बे में एक अंग्रेज ने गांधी को धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया कि यह काला आदमी कैसे इस डिब्बे में बैठा है। इस घटना को आप सब बेहतर जानते होंगे, बहुत बार सुना होगा। उन्होंने गांधी को मारा पीटा भी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि गांधी कुछ बोल न सके। जब कोर्ट में गए तो जज ने उनसे अपनी पगड़ी उतार कर नीचे रखने को कहा नीचे रखो तब बात करो। गांधी ने अपनी पगड़ी भी उतार दी, लेकिन गांधी वहीं रहे। हर कदम पर बेइज्जती सहते रहे, लेकिन अब्दुल्ला से कांटेक्ट की वजह से वो वहाँ टिके रहे। तो यह थी गांधी की पहली मजबूरी। दूसरी घटना खिलाफत आंदोलन की है। यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। तुर्की में एक धर्मगुरु थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने पद से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान इससे नाराज़ हो गए। भारत में भी सारे मुसलमान एक हो गए और शुरू हो गया खिलाफत आंदोलन। गांधी ने इसमें मुसलमानों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते थे ताकि वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में उनका साथ दें, ये वो सोचते थे। आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच 1921 में दक्षिण भारत में मुसलमानों ने 1500 हिंदुओं को मार दिया और 2000 से ज़्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, मतलब उन्हें मुसलमान बना दिया गया। इस घटना पर गांधी चुप रहे। मजबूरी थी, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ खड़े थे खिलाफत आंदोलन में। हिंदू इस बात से बहुत नाराज़ हुए कि गांधी इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांधी को उनका दिल जीतना था। इसलिए गांधी ने साफ कह दिया कि हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, केवल 2-4 हज़ार हिंदू नहीं। अगर उन्हें मारा गया या उनका धर्म परिवर्तन कराया गया तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो देश को बचाना है। सोचिए कितने मजबूर थे गांधी। तीसरा जो किस्सा है वो असहयोग आंदोलन का है। 1920 के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें अंग्रेज़ों के सामान व सुविधाओं का उपयोग करने से उन्होंने जनता को मना कर दिया। चारों तरफ विदेशी सामानों की होली जलने लगी। लोग स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिए और सभी वर्ग के लोग इसमें गांधी के साथ हो गए। आम जनता से लेकर व्यापारी से लेकर सभी लोग। अंग्रेज़ों के लिए लोगों ने काम करना छोड़ दिया। देश में चरखा चलने लगा। 1922 में चौरी चौरा में पुलिस ने आंदोलनकारियों को पीटा तो गुस्से में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। गांधी नाराज़ हो गए कि मैं अहिंसा से देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ, ये तरीका सही नहीं है, मैं आंदोलन वापस ले रहा हूँ। इस पर जनता बहुत नाराज़ हुई
कि जब आपका मन करे आंदोलन शुरू, जब आपका मन करे आंदोलन खत्म। ये क्या बात हुई? सवाल तो वाजिब ही था। यदि आंदोलन कुछ दिन और चलता तो देश 1925-26 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन यहाँ गांधी ने 22 पुलिस वालों की मौत के आगे देश को नज़रअंदाज कर दिया। आपको याद होगा कि 2000-1500 हिंदुओं के मरने पर गांधी ने कहा कि देश को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भले ही 2000 हिंदू मर जाए, लेकिन उन्हें देश के लिए सोचना है, देश के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ 22 पुलिसकर्मियों के मरने पर गांधी ने देश को नज़रअंदाज कर दिया। गांधी की यह बात जो है वो किसी को पसंद नहीं आई। लोगों का गांधी पर से विश्वास खत्म हो गया। ऐसी क्या मजबूरी थी गांधी की जो अब उन्हें पूरे देश का हित नहीं दिखा और उन्होंने आंदोलन खत्म किया। चौथी जो मजबूरी है वो है गांधी इरविन पैक्ट। 1931 के मार्च में गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। दरअसल गांधी ने इरविन से कहा कि जब हम लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं, तो आप हमारे लोगों को जेल में मत डालिए। वायसराय इस प्रस्ताव को मान गए। फिर वायसराय ने गांधी से कहा कि लेकिन मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का क्या करूं? इन्होंने तो हिंसा किया है। गांधी ने कहा कि जो आपको उचित लगे आप करिए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल, इन लोगों ने गांधी से पूछा कि आपने इन तीनों को क्यों नहीं बचाया? ये देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दे रहे थे। तो गांधी ने कहा कि जो बिना लड़े देश की आज़ादी के लिए लड़ेगा, बिना लड़ाई झगड़ा किए, मैं सिर्फ उसे ही बचाऊंगा। बोस और पटेल ने बहुत आग्रह किया, लेकिन गांधी टस से मस नहीं हुए। यहाँ तक कि इरविन ने गांधी से कहा कि यदि तुम भगत सिंह और उसके साथियों की जिम्मेदारी ले लो कि आइंदा ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो भी मैं इन्हें छोड़ दूंगा। लेकिन गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि इनकी आदत बन गई है मारपीट करना, पता नहीं ये आगे क्या करेंगे, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। लोगों ने गांधी से कहा, माफ़ मत करो, लेकिन कम से कम फांसी तो रुकवा दो, केवल जेल की सज़ा दिलवा दो, 10 साल 20 साल। लेकिन गांधी ने नहीं सुना, वो ब्रिटेन चले गए। ऐसी क्या जिद थी गांधी की, ऐसी क्या मजबूरी थी गांधी की कि उन्होंने देश के इन होनहार सपूतों की बलि दे दी, लेकिन एक पत्र नहीं लिखा। दरअसल गांधी की सोच थी, या तो मेरे साथ चलो या फिर भाड़ में जाओ। पांचवी घटना जो गांधी के मजबूरी की है वो है कि जब कांग्रेस मजबूत हुई, देश में जहाँ भी चुनाव हुए सब में कांग्रेस जीतती गई, उसका वर्चस्व बढ़ने लगा, मुस्लिम लीग पीछे होती चली गई। इस समय कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ गया। मतलब बनने के साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, चारों तरफ इसका शोर उठा। गांधी तक की बात पहुंची कि कांग्रेस में करप्शन बहुत बढ़ गया है। गांधी ने कहा कि इस कांग्रेस को अब जमीन में गाड़ दो, इसे समाप्त कर दो। नेहरू और पटेल इस पर अड़ गए कि अगर इसे ख़त्म कर दिया तो मुस्लिम लीग आगे निकल जाएगी, देश टूट जाएगा। अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। नेहरू ने कहा कि करप्शन है तो होने दीजिए, लेकिन मैं इसे चलाऊंगा, मैं इसे ख़त्म नहीं कर सकता। नेहरू की जिद पर गांधी ने कहा कि ठीक है, जैसा चाहो करो, लेकिन आज़ादी के बाद इसे ख़त्म कर देना। नेहरू मान गए। अब आखिर क्या मजबूरी थी गांधी की कि इतना भ्रष्टाचार देखते हुए भी गांधी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाए। हर बात में जिद पर अड़ जाने वाले गांधी यहाँ नतमस्तक कैसे हो गए। छठवीं घटना है वो तब की है जब गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। पहले विश्व युद्ध में तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया ही था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस
और सरदार पटेल ने इसका घोर विरोध किया था कि ये उनकी लड़ाई है, हम क्यों साथ दें, हम क्यों अपने लोगों को उसमें, अपने लोगों की जान जोखिम में डालें। लेकिन गांधी मजबूर थे, क्योंकि युवा पैसे के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़ने को तैयार हो रहे थे। गांधी के आंदोलन में तो सिर्फ डंडे खाने थे, इसलिए लोग मजबूती से गांधी के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज़ कि गांधी ने अंग्रेज़ों से कहा कि हम विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे, लेकिन बदले में आप प्लीज़ हमें आज़ादी दे दो। अंग्रेज़ तैयार हो गए। इस विश्व युद्ध में 25 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने युद्ध लड़ा और 1 लाख के करीब भारतीय सैनिक इसमें शहीद हो गए। क्या यदि भारत विश्व युद्ध न लड़ता तो उसे आज़ादी नहीं मिलती? 1 लाख सैनिकों को मरवाने से ही हमें आज़ादी मिली। फिर क्या थी गांधी की मजबूरी? क्यों उन्होंने बोस व पटेल की बात न मानकर जिन्ना की बात मानी? क्योंकि जिन्ना अंग्रेजों के साथ थे और देश के बहादुरों को युद्ध के मैदान में झोंक दिया। क्या मजबूरी थी? 7वीं घटना है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने बंगाल के हिस्से का अनाज विश्व युद्ध लड़ रही अपनी सेना में बांट दिया था। बंगाल में भूख से लगभग 40 लाख लोग मर गए, उतने जितने कि बंटवारे में भी नहीं मरे थे। बंटवारे में 10 से 15 लाख लोग मरे थे, लेकिन बंगाल में भूख से 40 लाख लोग मर गए। जिन्ना ने उस समय चर्चिल का साथ दिया और इतनी बड़ी त्रासदी को नेहरू और गांधी ने नज़रअंदाज कर दिया। सोचिए, अपने जीवन में गांधी ने 17 बार भूख हड़ताल की। 1943 में जब बंगाल में लोग भूख से सड़कों पर मर रहे थे, तब भी गांधी ने 21 दिन का उपवास रखा, लेकिन वह हड़ताल बंगाल के लोगों के लिए नहीं थी। यह उनकी पार्टी में गिरफ्तार हुए लोगों के लिए थी, जो कुछ 100 कार्यकर्ता उनकी पार्टी के अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिए थे। उनको छुड़ाने के लिए गांधी ने हड़ताल की थी। स्वार्थ की ऐसी पराकाष्ठा आपने कहीं नहीं देखी होगी। यह राष्ट्रपिता के लायक थे, जिसकी 40 लाख जनता भूख से मरे वो उफ भी ना करे, बल्कि अंग्रेजों का साथ दे। ऐसी क्या मजबूरी थी गांधी की? किसके लिए उन्हें आज़ादी चाहिए थी जब जनता ही सुरक्षित न बचे तो? 8वीं घटना से आप भली प्रकार परिचित हैं। आज़ादी के दौरान सबने प्रधानमंत्री के लिए सरदार पटेल को वोट दिया। सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, नेहरू को 0 वोट मिले थे, लेकिन गांधी ने पटेल को पीछे करके नेहरू को जबरन प्रधानमंत्री बना दिया। सबने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा नेहरू नाराज़ हो जाएंगे और फिर उनकी अंग्रेजी अच्छी है, वो विदेशियों से डील कर लेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि मुझे भय है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो कहीं नेहरू कांग्रेस को तोड़ न दे। ऐसी क्या मजबूरी थी गांधी की कि चौतरफा विरोध के बावजूद उन्होंने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री चुना। 9वीं मजबूरी जो है, जो अगली घटना है, वो है 1939 की। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव दोबारा जीता, गांधी नहीं चाहते थे कि बोस ये चुनाव लड़े, क्योंकि दूसरी बार उनकी विजय से नेहरू का कद बौना हो जाता। वैसे भी बोस की पर्सनालिटी के आगे नेहरू कहीं टिकते नहीं थे। लिहाजा गांधी ने चुनाव में सीतारमैया को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया और ये घोषणा की कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी। जबकि नेहरू और पटेल इस चुनाव में पीछे हट गए, लेकिन गांधी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे। चुनाव में बोस जीत गए और सीतारमैया हार गए। अपनी हार से तमतमाए गांधी ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया और वर्धा चले गए। तब बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए भारत छोड़ दिया।
क्या थी गांधी की मजबूरी? हर देशभक्त, हर लोकप्रिय, हर जनप्रिय, हर देश पर मरने वाले नेता से गांधी चिढ़के रहते थे। क्यों बोस और पटेल को गांधी ने किनारे कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? और 10वीं घटना है भारत पाकिस्तान बंटवारे की। सभी जानते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान के लिए अड़ गए थे और नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। गांधी ने नेहरू पटेल को समझाया कि बंटवारा मत करो, पूरा भारत जिन्ना को दे दो, उसे प्रधानमंत्री बना दो। नेहरू इस पर बिगड़ गए क्योंकि ये नेहरू के पैर पर कुल्हाड़ी थी। पटेल ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि अगर जिन्ना को हम पूरा भारत दे देते हैं तो जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है उसका क्या होगा, उसकी भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ है। लेकिन गांधी बंटवारे को तैयार नहीं थे। वो जिन्ना, नेहरू, जो उनके प्रिय करण अर्जुन थे, उनको वो समझाते रहे, लेकिन दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। आखिरकार बंटवारा मेरी लाश पे होगा कहने वाले गांधी चुपचाप बैठ गए और लाखों लोगों को कटते हुए देखते रहे। ऐसी क्या मजबूरी थी गांधी की? हर बात वो हर किसी से जिद करके मनवाते थे, लेकिन करण अर्जुन के आगे वो क्यों बेबस हो गए? उन्हें क्यों नहीं समझा सके? इतना भी प्रेम में मजबूर क्या होना कि देश के टुकड़े हो जाएं? गांधी की मजबूरियों की फहरिस्त थी जिससे आप समझ गए होंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों है। आज 70 देशों में गांधी की प्रतिमा बनी है। 90,000 से अधिक किताबें इन पर लिखी गई हैं। 45 से ज़्यादा फिल्में इन पर बन चुकी हैं और सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री बनी है। लेकिन साथ में कहावत भी बनी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी हमेशा परिस्थितियों के आगे मजबूर हो जाया करते थे, जो कि एक मजबूत और विख्यात नेता की पहचान नहीं होती है। आगे निर्णय आपका है कि गांधी मजबूर थे या मजबूत थे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।